दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया जागो लोधी समाज के इस पटल पर मुलाकातें एवं संवाद करके मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अतिथि हैं कामिनी लिल्लारे, जो कि बरघाट में हाल ही में सिवनी जिले में सीएमओ के पद पर नियुक्त हुई हैं। एमपीपीएससी से उन्होंने क्वालिफाई किया है। बहुत अति साधारण परिवार से बड़ी चुनौती और कठिनाइयों के बीच में दृढ़ इच्छा शक्ति और जिजीविषा के चलते वो इस मकाम पर पहुंची हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनके जीवन का सफर कैसे रहा, इस मकाम तक वो कैसे पहुंची, इस चीज को लेकर उन्होंने क्या तैयारी है कि उसमें क्या बाधाएं आई और किन लोगों का सहयोग किस तरह से उनको मिला, करने वाली हैं। तो आज मैं आपको रूबरू कराता हूँ कामनी लिल्लारी जी से। कामनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, जी, थैंक यू। मैं चाहूंगा कामनी आप अपने पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, उसके बाद आपके जो कार्य हैं, कृतित्व है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, होंगे हमारे दर्शकों के प्रश्न होंगे। जी कामनी, शुरू करें। जी। जागो नदी समाज के सभी ऑनलाइन व्यूअर्स को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। मेरा नाम कामिनी लिल्हारे है और मैं ग्राम जाम की निवासी हूँ। वर्तमान में ही मेरा पदस्थापना बरघाट जिले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर हुआ है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 की परीक्षा द्वारा। और फिलहाल तक अभी मैं अ, इसी तैयारी की से जुड़ी हुई हूँ, ऑनलाइन क्लासेस और पीएससी की हर प्रकार की तैयारी से, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, तो मेरी तैयारी अभी भी जारी है। और जागो लोधी समाज जी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि सर आपने मुझे मुलाकात एवं संवाद श्रृंखला 30वीं कड़ी में आमंत्रित किया। तो मैं बस कोशिश करूँगी कि मैं आपके प्रश्नों को, आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ सर का, निर्वरिया सर का, और कैलाश निर्वरिया सर का। और मुझे ग्रुप के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हम क्वेश्चंस को भी देखते हैं। आपके ऑनलाइन क्वेश्चंस का भी मैं कोशिश करूँगी सटीक उत्तर दे पाऊँ। सर क्वेश्चन शुरू करें? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपने पर्सनैलिटी को लेके ही जवाब दें कि आपको ये एमपीपीएससी करना है, आपको इस तरह की सिविल सर्विसेज में जाना है, इस तरह का ख्याल कैसे आया और फिर उसकी तैयारियाँ किस तरह से आपने शुरुआत की? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ और पारिवारिक जो भी स्थितियाँ रहीं, उसमें परिवार का किस तरह का सहयोग रहा, अन्य संगी साथी और गाइड जो आपके मेंटर रहे हों, गाइड गाइड करने वाले रहे हों, उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी। मैं शुरू अपने ग्रेजुएशन से शुरू करना चाहूँगी सर, जी। क्योंकि ये जो थॉट्स मुझे आए थे सिविल सर्विस में जाने के, मेरे ग्रेजुएशन के दौरान ही आए थे। हुँ, तो जब मैं अपने ग्वालियर में इंजीनियरिंग, मेरा सिविल इंजीनियरिंग कोर्स था, तो उसी कोर्स के दौरान मैंने अपने साथियों को भी देखा था कि वो सिविल सर्विस की तैयारी में संलग्न थे। वो कॉलेज के लास्ट ईयर से ही वो लोग प्री प्लान करके चीज़ों को लेकर चल रहे थे। और उस समय तक मैं इस बात के लिए सिंसियर नहीं थी कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। मैं सिंसियर इस बात को लेकर थी कि आफ्टर इंजीनियरिंग मैं एक गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ। लेकिन फिर 2006 में आदरणीय बड़े मामा जी का सिविल सेवा में चयन, श्री लोकेश लिल्हारे बड़े मामा जी, उनका चयन। और उसके बाद से हमारे गाँव में अलग-अलग विभागों में, राज्य स्तरीय सेवाओं में, अलग-अलग शिक्षक, पुलिस, कांस्टेबल और भी अन्य सेवाओं में चयन होते गए। ये सारी चीज़ों ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। तो 2006 की इस घटना से मैं बहुत प्रभावित हुई कि हमारे जो सपने हैं, वो हमें सीमित नहीं करने चाहिए। हमें अपने सपनों को थोड़ा विराट रूप देकर चलना चाहिए और
जितने संसाधन हमारे पास है और हमारी मेहनत है और पारिवारिक सहयोग है, तो इसको लेकर हमें आगे सोचना चाहिए कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे हिम्मत मिली, आदरणीय बड़े मामा जी के सिलेक्शन के बाद से ही गाँव में एक क्रांति सी आ गई। एक पुनर्जागरण का दौर शुरू हो गया हमारे गाँव में और आस-पास चयन होते रहे, तो उनने भी मुझे एक मोटिवेशन दिए गए। उनका मोटिवेशन भी मुझे मिला, तो मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी। अब 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और 2015 के बाद जब मैं अपने घर आ चुकी थी गर्मियों में कॉलेज छोड़कर, 22 से 23 अगस्त के बीच में मेरी माताजी हैं, उन्हें पैरालिसिस की समस्या हो गई थी। क्योंकि इसके पहले मेरा प्लान था कि मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग को सब्जेक्ट मानकर दिल्ली में जाकर अच्छी तैयारी करूँ, आई आईएएस की तैयारी करूँ। लेकिन माता के स्वास्थ्य की वजह से जो मेरा प्लान था, वो थोड़ा-सा परिवर्तित हो गया। मैंने सोचा कि पारिवारिक ज़िम्मेदारी तो है ही बड़ी बेटी होने के नाते, तो अब ऐसी स्थिति घर पर आ गई थी कि पारिवारिक सहयोग की भी ज़रूरत थी। क्योंकि मेरे परिवार में मेरी दादी, मेरे पिता और मेरी माता हैं और 4 भाई-बहनों में सबसे बड़ी बहन हूँ। तो फिर मैंने अपना प्लान इस ओर डाइवर्ट किया कि क्यों ना मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही तैयारी से ही एक अच्छी पोस्ट ले लूँ और इस प्रकार की तो मेरी यहाँ से जर्नी शुरू हुई है। सर और दूसरे क्वेश्चन्स की ओर हम अगर देखें हेलो। जी कामिनी जारी रखिए। हाँ, तो सर आपके ग्रुप द्वारा दिए गए मैं क्वेश्चन्स 1 बाय 1 आंसर देना शुरू करती हूँ। जी, चलिए, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। मुझे पहला क्वेश्चन जी सर, जी सर। मुझे पहला क्वेश्चन मिला है, आप अपनी सफलता का श्रेय अपनी दादी माँ को क्यों देती हैं? तो मेरे परिवार में मेरी दादी माँ जो हैं, वही हमारे परिवार की भी मुखिया हैं और मोहन सर वो माइक म्यूट बहुत कीजिए ही प्लीज। जी, जी। जी मैडम वो आप जारी बहुत रखें प्लीज। ओके, ओके। और जब उन्होंने अपना काम शुरू किया था, जब मेरे दादाजी बहुत बचपन में ही मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो पूरे परिवार को उन्हीं ने सँभाला था। तो वो तो कभी अच्छा कुछ कर नहीं पाई अपने लिए, क्योंकि उनके ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी थी, पिताजी, मेरी बुआ जी की ज़िम्मेदारी थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा उन्हें नहीं दे पाईं और बहुत अच्छा कुछ कर नहीं पाई थी वो, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था। उन्होंने ये कहा कि बेटा देखो हमने तो गरीबी देखी है, लेकिन आपको हम कभी गरीबी महसूस नहीं होने देंगे। हमारे पास संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास अ, जो हमारे पास हौसला, हमारे पास ताकत है, वो उस चीज़ की कमी नहीं है। तो हमारे पास खोने के लिए तब कुछ था नहीं और संसाधन सीमित थे, लेकिन उसका मैनेजमेंट मेरी दादी ने घर पे बहुत अच्छे से किया था। इस चीज़ के लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर की मुखिया मेरी दादी हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे उच्चतर शिक्षा के लिए, इतनी अच्छी शिक्षा के लिए उन्होंने मोटिवेट किया। मेरा प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के बाद सिलेक्शन मैंने जब एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं मेरे पिता डरे हुए थे कि हम इसे इतने दूर बाहर ग्वालियर कैसे भेजें। लेकिन मेरी दादी ने कहा कि नहीं, अगर उसने पेपर दिया है और उसकी योग्यता के अनुसार उसे इतना अच्छा कॉलेज मिला है, तो हमें ज़रूर भेजना चाहिए। तो मैं बालाघाट से पहली बार मैं निकली थी ग्वालियर के लिए अपने घर से। तो वो जो एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा थी, मेरी दादी थी। उन्होंने कहा कि अब रुकना नहीं है, आप घर की कोई चिंता मत कीजिए, संसाधनों की चिंता मत कीजिए, बस पढ़ाई करते रहिए। ही हैं जो मैं कहना चाहूँ कि मेरी एकदम मेरा बैक सपोर्ट और मेरी नींव थी उस समय से। तो उन्होंने किसी भी चीज़ का हम तक कोई दबाव महसूस नहीं होने दिया, आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक, मानसिक रूप से नहीं, सपोर्ट उन्होंने बहुत किया, अभी भी वो बहुत सपोर्ट करती हैं।
एक छोटी-सी दुकान में वो दिन भर अपना दिन भर समय बिताती हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोगों से वो मिलती हैं, कि मैं कभी 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाई, पर मैंने 4 धाम अपनी दुकान में ही देख लिए हैं। बड़े-बड़े नेताओं से, अधिकारियों से वो मिलती रही हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें ये था कि जो मैंने खुद ने नहीं किया और मैंने अपने बच्चों को नहीं कराया, लेकिन मैं अपनी नातन और पोतों को ज़रूर कराऊँगी। तो उनका जो ये विश्वास था और उनकी जो ये लगन थी, उसे देख के मैंने डिसाइड किया कि जितनी मेहनत मेरी दादी करती हैं दुकान में और जितने मेरे पिता करते हैं, उतनी मेहनत मुझे अपनी पढ़ाई में देनी है। तो यहाँ से फिर मैंने ये गाँठ बाँध ली कि अगर ये इतना हमारे लिए कर रहे हैं, तो हमें भी इनके लिए इतना ही 100% देना है। तो मेरे साइड से मैंने 100% कोशिश की है शारीरिक और अम, शैक्षणिक रूप से कि उन्हें गौरवान्वित होने का मैं मौका दूँ। जितनी भी मैं मेहनत कोशिशें हैं, वो करती रहूँ। अ, हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि तैयारी में समय ज़्यादा लग जाए। हो सकता है कि तैयारी के दौरान आप भी हो जाए, कभी फेलियर देखें तो कुंठित हो जाएँ। लेकिन इस तैयारी के दौरान मुझे इतने लोगों का सपोर्ट मिला है कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कुंठित हो जाऊँ या डिप्रेस हो जाऊँ। तो इस तरीके से मेरी तैयारी के दौरान मैंने यहाँ तक आने का श्रेय अपना जो दिया है, वो मुख्य रूप से अपनी दादी को दिया है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, आईआरएस एवं वरिष्ठ समाज सेवी लोकेश लिल्हारी सर का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो मुख्य रूप से 2006 में जब आदरणीय बड़े मामा जी का हमारे ग्राम में स्वागत हुआ था, तो हम कक्षा 7वीं या 8वीं में थे, हमें नहीं पता था कि इतनी समझ नहीं थी कि ये किस चीज़ का शोर-शराबा है, इतने ढोल और इतनी बधाइयाँ किस बात की, बस हमें अच्छा लग रहा था कि गाँव में कुछ अच्छा हो रहा है। तो लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हुए और चीज़ें हमें समझ में आने लगी, सम्मान, वही बधाइयाँ, गाँव के बड़ों का स्नेह, उनका समर्पण, बड़े मामा जी का गाँव के प्रति समर्पण, बच्चों के प्रति समर्पण, उनकी शिक्षा के लिए मुख्य रूप से, सामाजिक के लिए मुख्य रूप से नहीं है ना। जो समर्पण व्यक्ति हूँ मैं, वो समर्पण मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं अ, इस चीज़ से जुड़ी रहूँ। उनकी ये जो इनकी उनकी ये जो जितनी भी क्रियाएँ होती हैं समाज और शिक्षा को लेकर, वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। दूसरी बात ये कि मैंने बहुत कम अधिकारियों या बहुत अधिक जो सफल व्यक्ति हैं, उन्हें बहुत कम व्यक्तियों को देखा है, जो समाज के लिए अपने शिक्षा के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए इतना समय दे पाते हैं। तो इतनी व्यस्तता, इतने कार्य के बावजूद बड़े मामा जी जब अपना समय निकाल कर शिक्षा और सामाजिक कार्यों में अपना रुझान दिखाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मैंने स्वयं रहकर भोपाल में उनकी व्यस्त जीवन से इस चीज़ों के लिए समय निकालते देखना, मुझे बहुत प्रभावित किया। अभी तक मैं मतलब कहना चाहें तो मुख्य रूप से इसलिए प्रभावित हूँ कि उनका जो निःसंकोच बच्चों के लिए जो समर्पण होता है सामाजिक कार्यों के लिए, वो बहुत मोटिवेट करता है। तो शिक्षा के साथ-साथ पढ़ाई के साथ-साथ जब हम ऐसे कार्यक्रम अपने आस-पास देखते हैं, तो ये हमें पिंच करते हैं कि नहीं अगर आपको कुछ करना है, तो समाज से जुड़कर करना है। आपकी जो लोक सेवा में जो सिलेक्शन हुआ है, वो भी यही है कि जनता से ज़्यादा आपको संपर्क रखना चाहिए और उनके अभियान उनके जितने भी अभियान हैं अ, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब ये कहना चाहें कि उनके अभियान से गाँव से मामा जी 2006 में एक वृक्ष की तरह जब उनका सिलेक्शन हुआ तो एक वृक्ष की तरह थे और उसके बाद से जब हमारे गाँव में 30 से 40 सिलेक्शन हुए हैं, मतलब ये होता है ना एक वृक्ष होता है और उसके फल फिर वो देना शुरू कर देता है। तो वो वृक्ष की भांति मामा जी का सिलेक्शन होना अ, पूरे गाँव के लिए क्रांति का एक स्वरूप था।
और वही फल आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा भी प्रयास यही है कि हम भी सिलेक्ट होते जाएँ और अच्छा कार्य उन्हीं की तरह मोटिवेशनल प्रोग्राम्स कराएँ, बच्चों का सहयोग दें, अपने छोटे भाई-बहनों का शिक्षा से जुड़ाव बढ़ाएँ। पेरेंट्स अभिभावकों से मिलें, उनकी समस्याएँ को जानें, पढ़ाई से संबंधित कौन-सी कमियाँ हैं जो उन तक नहीं पहुँच पा रही है, कौन-सी जानकारियाँ हैं नहीं पहुँच पा रही हैं। क्योंकि मामा जी और बड़ी मामी जी रिस्पेक्टेड साक्षी मामी जी के जो एक प्रोग्राम है छू लो आसमान किसने रोका है और इसके तले शिक्षा और लाइब्रेरी मुख्य रूप से संचालित हो रही हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आज के दौर में ये जो कार्यक्रम है, ये ग्रामीण जो बच्चे हैं जहाँ तक अ, इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं होती जानकारी की, लेकिन ये इन प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आदरणीय मामी जी हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, ऑनलाइन मोटिवेशनल प्रोग्राम्स क्लासेस डाली जाती हैं। तो ये सब चीज़ें अभी के सूचना और संचार क्रांति के ज़माने में हमें उस कमियों को दूर करने का मौका देती हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं और ये जो समर्पण है बड़े मामा जी का, ये मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार से और जुड़ूँ और बच्चों का और उनकी शिक्षा से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं उनको हल करने का साथ में प्रयास करें। तो इस प्रकार से मामा जी का जो उम, मार्गदर्शन है, उनका जो समर्पण है मुझे बहुत प्रभावित करता है। अम, सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग? बिल्कुल, बिल्कुल कामिनी, नेक्स्ट क्वेश्चन को लीजिए। हाँ, सर मैं सफिशिएंट आपको जानकारी उपलब्ध करा पा रही हूँ सर? मैं संतुष्ट हूँ? यस, यस। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके सर, ओके सर। हाँ, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? या ऐसी कौन-सी घटना थी जिसने आपके इरादों को मजबूत किया तथा आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन में मुख्य रूप से मुझे प्रेरणा और घटना और उसको प्राप्त करने के लिए जो हौसले या मजबूती मिली है, उस पे मैं फ़ोकस करना चाहूँगी। तो सबसे बड़ी जो मेरे जीवन में घटना थी वो 2015 में अगस्त 2015 में मेरी माता का पैरालिसिस होना था। तो एक प्रेरणा मुझे वहाँ से भी मिली कि ज़िम्मेदारी मुझे समझ में आने लगी और मुझे लगा कि नहीं अगर कुछ करना है, तो अगर परिवार की ज़िम्मेदारी और परिवार की समस्याओं को मुझे दूर करना है, तो मुझे कुछ तो करना ही होगा अच्छा। क्योंकि मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने, मेरी दादी ने, पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आपको समय है, आप पढ़ सकती हो, आपको आगे की शिक्षा चाहिए, आपको जो करना है अपनी शिक्षा के बाद में, तो आप जो करना चाहें आपके पास समय है, आप निश्चिंत हो जाएँ, आप आराम से जो भी शिक्षा करना चाहती हैं, तो आप कर लें। तो माता की स्वास्थ्य गड़बड़ी के बाद में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं पास में ही कहीं रहकर पढ़ूँ और ताकि मेरी माँ की स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियाँ हैं, अगर उन्हें कभी मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं उन तक आसानी से पहुँच सकूँ। और मेरे ही परिवार में सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे घर से ही मिला मेरे छोटे चाचा जी, श्री रविंद्र लिल्हारे जी का। उन्होंने मुझे मेरा एक जो राइट हैंड कहना चाहिए वो भूमिका उन्होंने निभाई कि कभी भी मैं कहीं पे भी फिसलती या कहीं पे भी मैं डिमोटिवेट या डिप्रेस होती तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। तो मेरे जो छोटे चाचा जी हैं उन्होंने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मेरे मेरे स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएँ थी या फिर तैयारी के दौरान ऐसा होता है अधिकतर स्टूडेंट्स के दौरान ऐसा होगा कि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएँ हो जाती होंगी। एक समय ऐसा था तैयारी के दौरान कि मुझे बैठ-बैठ कर स्टडी करने के दौरान सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो गई थी,
चूँकि मेरी कुछ शारीरिक अक्षमताएँ हैं जन्मजात, लेकिन कभी उस चीज़ को मैंने अपनी कमी मानकर नहीं चला। लेकिन शारीरिक अक्षमताओं का मुझे भुगतान तो तैयारी के दौरान करना पड़ा था। तो उस समय भी मुझे डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि आप 40 मिनट से ज़्यादा बैठिएगा नहीं, आपको एक्सरसाइज़ करनी ही पड़ेगी और आप 40 मिनट से ज़्यादा आप सिटिंग नहीं कर सकती। तो शारीरिक और मानसिक रूप से जो सपोर्ट मुझे मिला है, घर से और मेरे छोटे चाचा जी से, वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा सपोर्ट है। मैंने देखा है बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको इतना अच्छा सपोर्ट मिल पाता है। चाचा जी का सिलेक्शन भी, उनकी जर्नी भी मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। मेरे चाचा जी ने अ, ये कहा था कि बेटा हमने 28 से 29 साल में जाकर तैयारी शुरू की थी। मतलब ये बहुत लेट हो जाता है इतनी बड़ी तैयारी को शुरू करने के लिए और इसके लिए बहुत करेज की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आपको साहस चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब इतना लेट शुरू किया हूँ और फिर भी मैं इस पद तक, इस पोस्ट तक पहुँच सकता हूँ, तो तुम्हारे पास बहुत एक अच्छा समय और अवसर दोनों है। क्योंकि लोक सेवाएँ ऐसी होती है जहाँ पे समय और अवसर दोनों बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, आर्थिक संसाधन के साथ-साथ। तो अगर आप सही समय पर तैयारी शुरू कर देते हैं, तो सही रिज़ल्ट आपको एक दिशा में मिलना शुरू हो जाता है। तो छोटे चाचा जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, कभी भी परिवार में कुछ भी तैयारी को लेकर मैं असफल हो जाया करती थी, तो परिवार को भी सँभालना, उन्हें भी बताना कि नहीं असफल तो हुए हैं लेकिन मेहनत इनकी जारी है। उन्हें पता था कि हम किस तरह के तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरी प्रेरणा तो मेरा परिवार, मुख्य रूप से मेरी माँ की स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ और मेरे चाचा जी, इन्होंने दोनों ने किया था। जी, और मेरे दादाजी हैं, श्री हेमन लाल लिल्हारे जी, वो भी घर पे को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा घर की बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया है। वो हाँ, हमेशा मुझे देखकर ये ज़रूर बोलते थे कि बेटा तुम दिखती तो उतनी-सी हो, पर पता नहीं ये तैयारी बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय वाली है। आपको देखिएगा मेरी क्या है चूँकि शारीरिक अक्षमताएँ थी तो वो थोड़ा मुझे ये करते थे संतुलित रूप से कि स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा दीजिए, क्योंकि बड़े हैं, दादा-दादी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिंता इसलिए करते हैं कि बच्चे बाहर रहेंगे, बाहर का खाना, बाहर की जीवन शैली, तो प्रभाव तो स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन उन्होंने भी मुझे हमेशा यही कहा कि आप चिंता नहीं कीजिए, स्वास्थ्य और जो आर्थिक संसाधन हैं, ये तो हर्डल्स होंगे ही लाइफ में, हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आएँगी और ये जीवन का हिस्सा है। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स से खासकर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी लाइफ में ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा है और आप ये हमेशा याद रखिए, आप तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा समय तैयारी के लिए बहुत आरामदायक मिलेगा कि आप अपना फ़ोकस करते हैं। हो सकता है घर पे किसी बड़ों की तबीयत खराब हो गई, हो सकता है कभी घर पे पैसों की कमी आ गई, हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं दे रहा है, हो सकता है ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं। तो ये बाधाएँ जीवन भर चलेंगी, लेकिन इन बाधाओं के साथ में हमें तैयारी पे कैसे बने रहना है, यही हमें बहुत कुछ सिखलाता है। और सबसे ज़्यादा तो यही कि इन सब चीज़ों से जब मैं जुड़ी, तैयारी से जुड़ी, उस दौरान फिर जब मैं बड़े मामा जी से मिली, तो उन्होंने भी हमेशा यही कहा कि बेटा आपको रुकना नहीं है, आप बहुत सही दिशा में आ गए हैं, बस रुकना नहीं है। असफलता आएँगी, समय लग सकता है लेकिन आपको रुकना कभी नहीं। तो यही मेरे जीवन में प्रेरणा स्वरूप रहे हैं और एक एक छोटी-सी बात मैं यहाँ ऐड भी ये करना चाहूँगी कि परिवार के साथ-साथ आपका जो गाँव होता है, वो वो आपकी जन्मभूमि है। तो जब भी हम बाहर हो रहकर पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट रहते हैं और कभी होता है कि हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तैयारी के दौरान या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो आप ज़रूर अपने माता-पिता का चेहरा याद कर लीजिएगा।
आप अपने गाँव को याद कर लीजिएगा। आप अपना गाँव देखिए कि आपका गाँव आपसे क्या आशाएँ रखता है। आपके माता-पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं खेतों में, दुकानों में, है ना? अपनी जॉब में। तो आपके लिए वो कितना हार्ड वर्किंग है। अगर ये चीज़ें आप बार-बार रिमेंबर करेंगे फ़ोकस आपका बिगड़ेगा नहीं या फिर फ़ोकस थोड़ा चला गया है, तो वो फिर से लाइन अप हो जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है आपको और बस यही है मेरी प्रेरणा के जो मुख्य कारक हैं, वो यही हैं मेरा परिवार, मेरी ख़ासकर मेरी माँ का स्वास्थ्य जो ने जिनने मुझे इस तैयारी पे बहुत ज़्यादा मेरे छोटे चाचा जी बड़े मामा जी लोकेश लिल्हारे जी और दादाजी और पूरा परिवार, मेरा जी। पूरा परिवार है जिन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप एक लड़की हैं और आपके पास समय अवधि कम है, तो आप जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म कर लें। ऐसा मेरे परिवार से कभी मुझे कोई तनाव, किसी भी तरह का तनाव मुझे नहीं हुआ। तो हाँ, मुख्य रूप से यही है। मैडम थोड़ा-सा टोकना चाहूँगा। अ, जी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपना कॉलेज के बारे में बताएँ, कॉलेज लाइफ़ के बारे में बताएँ। तो एक चरणबद्ध रूप से हमारे जो दर्शक हैं, जो इस पर्टिकुलर तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज़ की, जी, जी, तो उनको थोड़ा-सा एक मार्गदर्शन मिले, एक दिशा मिले। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। हाँ, तो मैंने 10वीं कक्षा के बाद में 11th-12th में मैथ सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई की थी। 11th-12th मैंने नेवरगाँव हायर सेकेंडरी स्कूल, लालबर्रा से किया था। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने अपने ही गाँव के हाई स्कूल से की थी। 12वीं के बाद उस समय प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था। वो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग टेस्ट होता था, जिसका स्वरूप बदलकर जेईई हो गया है ना? तो जी, जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट था, उस एग्ज़ाम के बाद में मुझे माधव प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान ग्वालियर के लिए मेरी काउंसलिंग में मेरी सीट मिल गई थी। मतलब मुझे वो सरकारी कॉलेज जो है वो मिल गया था। तो मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है सिविल इंजीनियरिंग से किया था माधव प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान ग्वालियर से। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये भी हैं कि 10वीं कक्षा के बाद हम कौन-सा सब्जेक्ट लेकर चलें, कौन-सी तैयारी आगे करें या ना करें? टेक्निकल फ़ील्ड में जाना है या फिर हमें टेक्निकल फ़ील्ड के बाद क्या हम लोक सेवा आयोग की तैयारी कर सकते हैं? हमारे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? हमारे प्लान्स कैसे होने चाहिए? तो मुख्य रूप से 10वीं कक्षा के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट का चयन करना है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगी सबसे पहले इसलिए क्योंकि 11वीं-12वीं में हमें वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो हमारी रुचि होती है। अगर किसी को बायो में रुचि है, तो वो बायो लेकर पढ़ सकते हैं। किसी को अगर चाहिए कि हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन हमें चाहिए और हमें टेक्निकल जॉब्स लेनी है, इंजीनियरिंग के लिए या फिर पॉलिटेक करना है या फिर किसी भी टेक्निकल फ़ील्ड में जाना है, तो आप मैथ्स लेकर पढ़िए। कॉमर्स लेकर आप जा सकते हैं, अकाउंटिंग्स के द्वारा बैंकिंग्स में जा सकते हैं। तो ये जो कुछ मुख्य सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर लेना चाहें आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, ये आपकी रुचि पे डिपेंड करता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं इन सबको साथ में लेकर चलूँ कि आप के पास क्या एग्रीकल्चर लेने के बाद में हम सेवाएँ की कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट को उठाया हो कक्षा 11वीं-12वीं में, तो आप उसके बाद में आसानी से लोक सेवा आयोग की तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। आप 11वीं-12वीं में किसी भी सब्जेक्ट को जिसमें आपकी बहुत अधिक रुचि हो, जिसे आपको लगता है कि हमें पढ़ाई के साथ-साथ मज़े के साथ-साथ हम अच्छी समझ का विकास कर लें, तो आप जो आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, वो लेकर कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे साथ यही हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन जब मैं तैयारी में थी, इंजीनियरिंग ग्वालियर में जब मैं कर रही थी, तो मेरा भी एक टाइम पर ये था कि अ, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, आराम से प्राइवेट जॉब कर लेंगे और कैंपस सिलेक्शन होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ प्राइवेट जॉब कर लेंगे। और यही सोच के साथ में फिर मैं
मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं हो पा रही थी चीज़ों को लेकर। लेकिन जब मैंने देखा सिलेक्शन और भी मेरे दोस्तों को देखा, क्योंकि मैं एक बात ये रखना चाहूँगी कि हम लोग ग्रामीण जो क्षेत्र से होते हैं, सब चीज़ों की नॉलेज बहुत कम हो पाती है उस समय तक। क्योंकि कॉलेज लाइफ़ हमारी जो जाती है वो बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं जाती है। हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं होते हैं। लेकिन जब मेरे साथ में ही मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, जो कि इस सर्विस की तैयारी कर रही थी। मेरी एक फ्रेंड थी जो आईईएस की तैयारी कर रही थी। तो जब मैंने देखा कि अभी से ये लोग प्री प्लान्ड है, शहर में रहने का सबसे अच्छा फ़ायदा यही होता है कि वो लोग प्री प्लान्ड होते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि पहले ग्रेजुएशन हो जाए, तो उसके बाद हम कुछ करेंगे। उनका ये रहता है कि हमारा जब ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है, तो उन्हें ये लगता है कि हम लास्ट ईयर से ही प्रिपरेशन कर लेंगे। तो इसी प्रकार मेरी एक फ्रेंड थी अंजू तोमर, जो अभी नायब तहसीलदार हैं। तो उन्होंने 2015 में ही लास्ट ईयर में ही प्रिपरेशन की और 2016 में उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये जो कमियाँ थी, ये मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम हम सोच पाते हैं कि हमें कम से कम समय में कैसे स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि ये शहरों के बच्चों के पास एडवांटेज होता है, उनके पास अच्छी-सी कोचिंग्स की सुविधाएँ होती है, अच्छी बुक्स उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। बात है कि आज हमारा सूचना और संचार क्रांति का दौर है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन हम बुक्स ऑर्डर करवा सकते हैं, चाहे वो कितनी ही दूरी पे उपलब्ध हो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस जैसे अभी हमारे छूलो आसमान अकेडमी के द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दूरियाँ अभी बढ़ी हैं। हाँ, जिन तक ये जानकारी नहीं है उनके लिए थोड़ा-सा तो यही प्रयास हमारा भी है कि हम ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देवें और गाँव तक चलो गाँव की ओर जो हमारा एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है वो यही है कि गाँव तक उस दूर-दराज क्षेत्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी जा पाए। तो मेरा कॉलेज इंजीनियरिंग से था, उसके दौरान फिर उसके बाद में फिर मैंने सिविल सर्विस में आने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से मैंने फिर सिविल सर्विस में आया, उसके बाद की कहानी मैं आपको चूँकि बता चुकी हूँ कि किस प्रकार 2015 में ही मेरे पास आउट होने के बाद मेरी माता का पैरालिसिस हुआ और मैं उस समय से फिर मैं बहुत सीरियस हो गई थी चीज़ों को लेकर। लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात बता दूँ कि मेरे पास कन्फ्यूज़न वाली बातें हो गई थी। उस समय ये था कि कहीं से भी नौकरी मिल जाए, तो मैंने प्राइवेट इंटरव्यू भी दिए, मुझे प्राइवेट जॉब्स के भी ऑफ़र थे और मैंने टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टेट सर्विस का भी मेंस लिखा था। उसी दौरान मैं नॉन टेक्निकल मतलब अपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी मैं एग्ज़ाम दे रही थी। तो मैं इतने एग्ज़ाम साथ में दे रही थी कि वो होता है ना 2 नाव पे आप पैर रखेंगे तो किसी एक पर भी आप संतुलित नहीं रह पाएँगे और ज़रूर आप गिरेंगे ही गिरेंगे पानी में। तो उस दौरान ये हुआ कि टेक्निकल मेंस देने के दौरान और एमपीपीएससी प्री की तैयारी के दौरान दोनों को साथ में लेकर चलने के कारण मैं दोनों में ही असफल हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, मुझे फ़ोकस ही काम करना पड़ेगा। तो फिर क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट में रुचि ज़्यादा आ गई थी, मुझे पॉलिटी, साइंस ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री लोक प्रशासन ये सब में इंटरेस्ट मेरा बढ़ने लगा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मुझे समय मिला है और मेरी अच्छी उम्र भी है, तो मैं कुछ अच्छा समय के साथ में अच्छा कुछ ट्राई करती हूँ। मुझे प्राइवेट जॉब मिल रही थी, लेकिन वही थी कि मुझे 10 से 12 हज़ार की जॉब मिल रही थी उस समय पर, 2015-16 की बात करती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि इतने कम में तो शायद ही मैं कुछ बचा पाऊँगी बाहर रहने के दौरान, खर्च निकालने के बाद में, शायद ही मैं परिवार में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगी आर्थिक रूप से। तो फिर मैंने ये जो डिसीज़न है यहाँ पे लिया, अपना प्राइवेट जॉब का जो प्लान है मैं वो ड्रॉप करते गई और फिर मैं फ़ोकस होकर एमपीपीएससी से लगी रही। तो 2015-16 से मैंने अभी तक 4 प्री इंजीनियरिंग एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम्स प्रारंभिक परीक्षा 4 बार दे चुकी थी और चौथे बार में मेरा प्री निकला था 2018 में। 2018 के बाद जब मेरा प्री निकला, फिर मैंने मुख्य परीक्षा निकाली और फिर मैं इंटरव्यू क्वालीफाई हुई। हाँ, इस बीच में मुझे बहुत से शिक्षक मिले, बहुत से मोटिवेटर मिले
सबसे पहले अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा से लूँ, तो बालाघाट में ही मुझे सबसे पहले, सबसे प्रारंभिक इस चरण की तैयारी में श्री होमेंद्र पटले सर मुझे मिले। वो मेरे आर्थिक स्थिति के साथ में उन्होंने मुझे फ्री में कोचिंग, क्योंकि उस समय मेरे परिवार के पास इतने संसाधन नहीं थे, तो उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से समझते हुए मेरी तैयारी का प्रारंभिक जो दौर था, सर के सानिध्य में ही गुज़रा था, होमेंद्र सर के। तो मैं घर से ही अपनी तैयारी की थी मैंने बालाघाट से ही, और वो भी मेरे लिए एक प्रेरणा स्वरूप है, वो भी शिक्षक है मेरे, प्रेरणा स्वरूप है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा, अगर अभी कभी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रही हो, डिप्रेस हो रही हो, तो तुम हमें याद ज़रूर कर लेना। क्योंकि उन्होंने भी हमें अपनी तैयारी की सब असफलताएँ बताई। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे यूपीएससी कितने-कितने नंबरों से कई बार खोई हैं, और इतना बड़ा एग्ज़ाम जब आप कुछ नंबरों से खो देते हैं और उसके बाद फिर आप फिर से उठ जाते हैं और फिर से तैयारी में लग जाते हैं, तो ये ये जो साहस है, ये आपको बहुत प्रभावित करता है। आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो एक बार गिरे हैं और फिर से सँभल कर, फिर से उठकर अच्छे मुकाम तक पहुँच गए हैं, तो ये आपको बहुत प्रभावित करता है। ये आपको लड़ने की ताकत देता है। फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 2017 में मैं मार्च में दिव्य आईएएस अकेडमी जबलपुर की टीम में मैं शामिल हुई। श्री डीडी सर, जो वहाँ पर दिव्य आईएएस अकेडमी संचालित करते हैं, श्री कमल दसरिये सर, जो कि दिव्य आईएएस का पूरा मैनेजमेंट सँभालते हैं, इन्होंने भी मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत सपोर्ट दिया है। मेरी मुख्य परीक्षा की तैयारी में श्री डीडी सर का भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके बगैर मेरी मुख्य परीक्षा की तैयारी संभव नहीं थी। क्योंकि माँ के स्वास्थ्य की वजह से मैं बहुत दूर तक नहीं जाना चाहती थी, और फिर मुझे मार्गदर्शित किया गया कि आप अगर जाना चाहती हैं तो डीडी सर की क्लासेस जबलपुर में संचालित हो रही हैं। उनका उनका भी एक व्यवहार ये है कि वो ग्रामीण बच्चे जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी होती है, उसे समझते हुए उनका पूरा सहयोग करते हैं। एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह ही उनका ख़्याल रखते हैं, उन्हें कभी ये नहीं लगने देते कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी हो। तो ऐसे बहुत 25 से 30 बच्चे हैं, शायद मैं कम बोल रही हूँ, और भी ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं जिनका उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी आर्थिक मार्केटिंग की जो क्रियाएँ होती हैं, उसको छोड़कर उन्होंने पूरे ग्रामीण बच्चों का, जितने भी बच्चे जिनके पास पैसों की समस्या होती है, उनका पूरा सपोर्ट किया है। मुख्य तैयारी का जो मुख्य योगदान है, वो मैं डीडी सर को देना चाहती हूँ, जो कि आज भी बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए खासकर बहुत समर्पित हैं। तो ये ये ऐसे होता है जब स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, जब आप कुछ करने की ठान लेते हैं और आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, तो आप देखिएगा उसका हल बहुत ही तरीके से निकलते जाता है। मेरे परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि 70 से 80 हज़ार रुपए हम मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए किसी कोचिंग को दे पाएँ। लेकिन उस समय अ, डीडी सर ने इस समस्या को समझते हुए मुझे पढ़ाया, मेरी मुख्य परीक्षा की तैयारी पूर्ण कराई। तो जब भी आप कहीं पे भी कोई भी समस्या में फँसे हों, तो लेकिन आप अगर फ़ोकस हो कि मैं लक्ष्य तक पहुँचना है हमें, तो आपको बहुत से सहयोगी मिलते जाएँगे जीवन में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस प्रकार से तरीकों से काम करते रहें, लेकिन फ़ोकस रहें, मेहनत करते रहें। तो आपको कभी भी कहीं पर भी सहयोग या सहयोगी की कमी महसूस नहीं होगी। आपके पास में हर जगह से कुछ ना कुछ मिलता चला आएगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ तक पहुँची, मुख्य परीक्षा की तैयारी तक। मुख्य परीक्षा की तैयारी के बाद में इंटरव्यू के लिए मैं अपने छोटे चाचा जी के मार्गदर्शन में, और आदरणीय बड़े मामा जी लोकेश लिल्हारी जी, आदरणीय मामी जी साक्षी मामी जी के मार्गदर्शन में मैंने वहाँ पर तैयारी की। तो अब मैं मुख्य रूप से बात करने वाली हूँ छूलो आसमान किसने रोका है भोपाल अकेडमी की, है ना? छूलो आसमान किसने रोका है, से मैं पहली बार इंटरव्यू की तैयारी के दौरान ही मिली थी। बड़े मामा जी, बड़ी मामी जी के सहयोग से मैं मुझे लगता है कि मैं शायद मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे
बोर्ड के अंदर इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। छू आसमान किसने रोका है भोपाल, ये एक ऐसा प्रोग्राम है बच्चों की शिक्षा के लिए मुख्यतः कि यहाँ पर आपको कभी नहीं लगेगा कि अ, आपके पास अच्छा बोर्ड या अच्छे टीचर्स या होता है कि आज हम बहुत सारी चीज़ों में इतना फँस गए हैं, इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम इस तैयारी के लिए यहाँ चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ, यहाँ कहाँ चले जाएँ? क्योंकि मुझे करना था तो यहीं से करना था। बड़े मामा जी का गाइड मेरे सर पे हमेशा रहा। तो छू लो आसमान किसने रोका है के अंडर मैंने अपना इंटरव्यू पूरी तरीके से तैयार किया। जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग यहाँ पर जा चुके हों, हो सकता है कुछ लोग जाने वाले हों और जो जाने का सोच रहे हों, तो उन्हें मैं बता दूँ कि छू लो आसमान किसने रोका है के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, मुख्यतः इंटरव्यू के दौरान, आपको बहुत अच्छे इंटरव्यू बोर्ड्स मिलते हैं, आपको बहुत अच्छी बुक्स वहाँ पर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में बहुत अच्छी बुक्स आपको मिलती हैं। इंटरव्यू की तैयारी कराने में जितने अच्छे बोर्ड्स आपको वहाँ मिलते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद वो कहीं और अवेलेबल हो पाएँ मध्य प्रदेश में खासकर। तो वहाँ पर होता ये है कि बोर्ड्स में आपको आईएएस ऑफिसर्स आएँगे, आईपीएस ऑफिसर्स आएँगे, आईआरएस ऑफिसर्स आएँगे, बहुत अच्छे प्रोफेसर आएँगे, टेक्निकल एडवाइज़र आएँगे, मार्गदर्शक आएँगे। तो ऐसे सारे जितने लोग हैं, वहाँ पर आकर आपका इंटरव्यू और आपका एक पर्सनैलिटी में आपकी जो कमियाँ हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, जिसपे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी के दौरान संतुलित कर देते हैं। आपको किस प्रकार के प्रश्नों से किस प्रकार डील करना है, किस प्रकार से आपको बोलना है, कैसे बोलना है और जल्दबाज़ी में बोलना है, नहीं बोलना है। बहुत सारी कमियाँ ऐसी होती हैं, जो हमें स्वयं पता बिल्कुल नहीं चल पाती हैं। क्योंकि एक कमी मुझ में भी थी कि मैं बहुत तेज़ बोलती थी। बहुत ज़्यादा मैं तेज़ बोलती थी और संयम का मुझ में बहुत अभाव था। अभी मैं उसपे सुधार और कर रही हूँ, लेकिन तैयारी के दौरान इस जो पर्सनैलिटी की मेरी कमियाँ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। और चूँकि यही सारी चीज़ें हैं, जो आपको एक लोक सेवक के लिए ज़रूरी होती है कि आपके व्यक्तित्व में ऐसी क्या बात हो, जो लोगों को प्रभावित करें। तो ये जो चीज़ें होती हैं, वो आपके इंटरव्यू के दौरान आपको बहुत अच्छे से सिखाई जाती हैं। इंटरव्यू की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका पूरा बैकग्राउंड क्या है? आपका नाम क्या है? आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप किस गाँव से आए हैं? किस जिले से आए हैं? उसकी क्या विशेषता है? ग्रेजुएशन, आपका हाई स्कूल सब्जेक्ट, आपको दोनों बहुत अच्छे से तैयार करने होते हैं। ये चीज़ें सारी की सारी इंटरव्यू पर आपको एक एप्लीकेशन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें बोर्ड को मध्य प्रदेश लोक सेवा बोर्ड को सबमिट करनी होती है। तो फिर इन सब चीज़ों पे काम करवाया जाता है। आपकी हॉबी क्या है? आपको आपकी हॉबी कैसे तैयार करनी है? तो इस पर तैयारी करवाई जाती है। हाँ, एक और मैं बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो हमारे अखिल भारतीय लोधी-लोधा कर्मचारी अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, डॉक्टर विजय बरैया जी और डॉक्टर अ, वंदना मैम जी। इन्होंने भी मुझे तैयारी के दौरान बहुत सपोर्ट किया है। इनके सपोर्ट के बगैर मेरी तैयारी थोड़ी गड़बड़ा जाती। वो ऐसे कि मुख्य रूप से मैं 1 महीने के लिए तैयारी के दौरान उन्हीं के घर पर जो बालिकाओं के लिए निःशुल्क हॉस्टल है। एक रूम है जहाँ 2 रूम है जहाँ पे कोई भी बच्चियाँ तैयारी पर आती हैं तो वो रुकती हैं। वहाँ पे घर जैसा माहौल होता है। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस समय आप भोपाल आते हैं, चाहे रात के 3 बजे हो, आपको लेने वहाँ पर जाया जाता है। आपका एक पालक की तरीके से आपका वहाँ ख़्याल रखा जाता है। तो बड़े विजय मामा जी और वंदना मामी जी से भी मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। वो अपने व्यस्त जीवन से बच्चों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसका भी मैं बहुत ज़्यादा मेरे तैयारी पे प्रभाव पड़ा है। मैंने 1 महीने तक रहकर उन्हें खासकर बालिकाओं के लिए कार्य करते देखा है। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, खासकर जब मैं भोपाल गई थी
बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रभावित कर रही थी। इंटरव्यू के दौरान एआरएस ऑफ़िसर हमारे आदरणीय असीम वैभव सर, आदरणीय आरती मैम, इन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। आदरणीय कपिल दुबे सर, इन्होंने भी हमारी तैयारी में बहुत मार्गदर्शन दिया है। तो इन सबके सम्मिलित प्रयास से मेरी तैयारी पूर्ण होती है। इन सब के बिना इनमें से कोई अगर शायद एक भी नहीं होता, तो वो तैयारी में मेरे प्रभाव ज़रूर मुझे लगता कि ज़रूर होता भविष्य में। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस पूरी जर्नी में मुझे इस प्रकार से सभी का सहयोग मिला है। परिवार से लेकर बाहर तक जो इंटरव्यू बोर्ड का जब हमारा मॉक टेस्ट होता था, तो जितने प्रोफ़ेसर, जितने ऑफ़िसर, जितने अधिकारीगण मुझसे मिले हैं, सबकी सबके व्यक्तित्व ने हमें बहुत प्रभावित किया है। मेरे साथ में मेरे साथ में ऐसे 7 से 8 लोग थे, तो इस इंटरव्यू की तैयारी में साथ में काम कर रहे थे। तो सारे दोस्त दोस्त जो होते हैं आपके, वो भी आपको बहुत प्रभावित करते हैं। जितने स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, उनका मैं खासकर ये बात कहना चाहूँगी कि आप ग्रुप में अच्छे ग्रुप में रहें, अच्छे ग्रुप में रहकर पढ़ाई करें। तो इस प्रकार से मेरी जो तैयारी है, ऐसे पूरी होती है इंटरव्यू की। तो शायद मैं सोच समझ पा रही हूँ कि मैं सही उत्तर सर आपको दे पाई हूँ, व्यूअर्स को सही उत्तर दे जानकारी दे पाई हूँ। जी वाक़ई आपने असल में एक ही प्रश्न के जवाब में आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी जी कि सर, जी। जी, जी। जी, इससे पहले कि हम अपना अगला प्रश्न आपके सम्मुख रखें मैं सभी लोगों को सूचित ज़रूर करना चाहूँगा। आपने मेंशन किया आदरणीय विजय बर्रैया जी का। मैं सबको जानकारी देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि वो हमारे समाज के वाक़ई में बहुत बड़े एसेट हैं। और जी, उन्होंने जी। ये बालिकाओं के लिए अपने घर में जो व्यवस्था की हुई है, ये एक बहुत ही अभिनव प्रयास है और इसकी प्रशंसा भी करते हैं। साथ ही आप लोगों को ये सूचित भी करना चाहेंगे ख़ास कि जो बच्चियाँ शहर में आती हैं, भोपाल शहर में अगर किसी भी काम से उनको आना होता है जैसे कि कोई एग्ज़ाम वग़ैरह होती हैं, तो वो विजय बरिया जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे ग्रुप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा देंगे। और जी, उनके यहाँ अगर इस तरीके की किसी आवश्यकता के लिए कोई भी बच्ची आना चाहती है किसी एग्ज़ाम के लिए, तो वो बिल्कुल उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने अपने घर में व्यवस्था की हुई है और हुँ, हुँ। वहाँ रहकर 1-2 दिन या 7 दिन जैसा भी उनका जो भी आवश्यकता है, उसके अनुसार रह सकते जी, हैं। जी। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। जी, 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 जी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके परिवार का किस प्रकार सहयोग मिला? क्योंकि सर मुझे लगता है इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने अपनी यात्रा जी, के जी, दौरान बिल्कुल, बिल्कुल रिपीट हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा मैडम। जी, आपने जिस तरीके से बताया 5 साल आपको लगे। एक जी सर। मतलब जर्नी रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 साल लगे। एक आपने बहुत कुछ गेन किया है, इतने सारी चीज़ें आपने बताई, इतने लोगों से आपके संपर्क हुए, आपने एक तरीके से इलस्ट्रेट कर दिया, सब लोगों को ये जानकारी दे दी कि ये हमारे अपने लोधी समाज के भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक सेट के रूप में है। अगर वो मतलब यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं, हमारे अपने समाज की बनाई हुई कि वो पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है? पर जी, मेरा प्रश्न है अगला प्रश्न ये है कि थोड़ा-सा जो आप बता चुके हैं ऑलरेडी बट थोड़ा-सा अप शॉर्ट में 1 मिनट में थोड़ा-सा ये क्लियर बताते जाएँ कि किस वर्ष में आपने क्या-क्या किया? ठीक है, कौन अ, मतलब आप 2-3 कोचिंगों का आपने ज़िक्र किया है, तो मुझे थोड़ा-सा क्लियर कट बता दें जिससे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ये एक आइडिया हो जाए कि वो बेसिकली जब वो ये तय कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में जाना है, तो उन्हें क्या-क्या चुनाव करने जी, जी। चाहिए? जी, मैडम। इस मुख्य रूप से अगर मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करूँ सर, तो जी। मैंने चूँकि आपको बताया कि 2015 तक मेरा ग्रेजुएशन चला हुँ, और हुँ। दिसंबर 2015 से मैंने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की अपने जिले क्षेत्र में ही रहकर। जी। तो 2015 दिसंबर 2015 से मार्च 2017 तक मैं अपने जिले में ही रहकर मैंने तैयारी की। तो कोई उस कोचिंग जॉइन की मैडम?
हाँ सर, वहाँ पर कोचिंग तो नहीं कही जा सकती, ये कहा जा सकता है कि हमारे एक श्री होमेंद्र पटले सर हैं, जी, जो कि यूपीएससी की पहले तैयारी कर चुके हैं दिल्ली में। ओके, तो वो भी क्वालीफाई करना चाहते थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो उन्होंने एक छोटे से रूम में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, बालाघाट में, सरस्वती नगर में। जी, जी, तो मैं भी सर 25 से 30 दिन उनके पास में मैंने प्री की तैयारी की थी और उसके बाद ही मेरा एग्ज़ाम था जनवरी-फरवरी में। ओके, तो मेरी प्रारंभिक तैयारी दिसंबर 15 से जनवरी 2016 तक वहीं पर चली थी। ओके, उसके बाद हम लोग वहीं पर बालाघाट में ही रहकर, अपने रूम पर ही रहकर, मेरे बड़े भाई हैं सतीश गराड़े और मेरी बहन है स्वाति गराड़े, ओके। और हम लोग सब साथ में रहकर ही ग्रुप स्टडी रूम पे ही करते थे। तो इस दौरान मैंने कभी भी प्री नहीं निकाल पाई सर, मैं प्रारंभिक परीक्षा नहीं निकाल पाई थी। अ, आपका वो पहला प्रयत्न था, तो राइट? जी सर, पहले उस प्रयास में आप नहीं निकाल पाए। जी, जी, उस दौरान ऐसा हुआ था 2015 की एग्ज़ाम जो थी, वो 16 में हुई थी और 16 की भी एग्ज़ाम 16 में हुई थी, मई में। ओके, तो ओके, जी, जी सर, ये दोनों मैं निकाल नहीं पाई थी। 2017 की भी मैंने जो मेरा प्रारंभिक परीक्षा था, वो असफल हो गई थी मैं। जी, जी, जी सर, तो ये जो 3 तैयारियाँ 3 जो प्रयास थे सर, ये मेरे हमेशा असफल ही रहे, कहना चाहें तो ऐसे, कि मैंने ये नहीं निकाल पाए थे। फिर मैंने सोचा कि क्या कमी रह गई है हमारी तैयारी में जो कि हम असफल हो रहे हैं। तो ये भी मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स को ख़ासकर कि जब हम लोग तैयारी करने की ठानते हैं तो हमेशा ऐसे चलते हैं कि हम पहले प्रारंभिक की तैयारी करें, फिर मुख्य परीक्षा की करें, फिर इंटरव्यू की करें। लेकिन मुझे लगता है सर कि अ, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए कि पहले, क्योंकि ये तैयारी समझ वाली भी है, हम रटकर चीज़ों को याद नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ों को रटना मुश्किल हो जाता है और जी, यही गलती हम लोगों ने दोहराई थी। तो ये तैयारी में सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, अगर आपके पास समय है और आपने ठान लिया है कि करना है, तो पहले मुख्य परीक्षा से आपको शुरू करना चाहिए। क्योंकि वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट, उसमें 6 पेपर होते हैं और बहुत बड़ी मुख्य कड़ी जो मानी जाती है, वो मुख्य परीक्षा को मानी जाती है, जिस पे आप स्कोरिंग नंबर्स लाना आपके हाथ में भी होता है। तो आप जितना अच्छा मुख्य परीक्षा को तैयार कर सकते हैं, उतना अच्छा, उतना बेहतर आके इसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा, आपको एक सिलेबस जो मुख्य परीक्षा का है, वो कंप्लीट करना चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा समय उसी में हमें देना चाहिए, मेहनत में। और जो हमारी फिर जब प्रारंभिक परीक्षा आने वाली होती है, तो प्रारंभिक परीक्षा 2 महीने की तैयारी मानी जा सकती है, अगर आपने मुख्य परीक्षा अच्छे से पढ़ ली है तो। क्योंकि मुख्य परीक्षा के ही जो टॉपिक्स होते हैं, उनको 1 लाइन में 4 विकल्पों के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर आपकी मुख्य परीक्षा बहुत अच्छी है और आपकी समझ का विकास हो गया है, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप तर्कों के माध्यम से एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा विकल्पों को हटा सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा का जैसे नोटिफ़िकेशन आता है आयोग द्वारा, तो 2 महीने, डेढ़ महीने में आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी फिर हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से सर, फिर जब मैं तो 3 मार्च 2017 को फिर मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जबलपुर चली गई थी। तो 17 से लेकर अप्रैल 2018 तक मैंने जबलपुर में ही रहकर अपनी तैयारी की थी। जी सर। जी। और ओके और आपका ये जो इसका इंटरव्यू कब हुआ था? सर मेरा इंटरव्यू डेट थी 19 जनवरी 2019। अ, कामिनी, मेरा भी एक प्रश्न है कि सीएमओ के बाद आगे क्या मंजिल है, आगे क्या क्या तैयारी करनी है, क्या प्लानिंग है आपकी? प्रोफेशनल जी, लाइफ की भी और पर्सनल लाइफ की भी? अच्छा सर। सर प्रोफ़ेशनल तो मैं ये अभी कहना चाहूँगी कि चूँकि मुझे ये पोस्ट मिल गया है, ये पोस्ट मुझे मेरे लिए अभी सेफ़ हो गई है, लेकिन मैं अभी इस बार से फिर मैंने 2019 की प्रारंभिक परीक्षा सफल की है।
तो सर मुझे फिर से मौका मिला है, इस बार मुझे फिर से अवसर मिला है कि मैं मार्च में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो पाऊँ। तो सर उसकी भी मेरी तैयारी चल रही है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये एग्ज़ाम फिर से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर पाऊँ। जी, अब व्यक्तिगत जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं? पर्सनल लाइफ को लेके आपका क्या दृष्टिकोण है? थोड़ा बताएँ। सर पर्सनल लाइफ का तो दृष्टिकोण यही है कि जितना अच्छा हम संघर्ष करके जितनी अच्छे पद तक पहुँच पाएँ, अभी फ़िलहाल के लिए प्रोफ़ेशनली और व्यक्तिगत रूप से ये कि अपने परिवार को जहाँ जिस जिस जगह से वो आए हैं, तो मैं अभी चाहती हूँ कि मेरा परिवार उन संघर्षों को अब फिर से उस दौर को ना देखें। उस जितनी भी कमियाँ मेरे परिवार ने उस समय झेली हैं, वो अब ना हों। और मैं कोशिश करूँगी कि अभी मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से और सशक्त करूँ और भी सर मेरे छोटे और 3 भाई-बहन हैं, तो उनकी भी शिक्षा की ज़िम्मेदारी अब मुझ पर भी आ चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी भी शिक्षा में मेरा सर योगदान रहे, वो भी अच्छा कुछ करें आगे जाकर। तो यही सर मेरा अभी पर्सनल जो मेरा गोल है, ये पर्सनल गोल अभी सर मेरा फ़िलहाल तो यही है। किलर जी और कोई प्रश्न है? जी मतलब बिल्कुल। अच्छा जी सर, सर जी, जी मैडम मेरा अगला प्रश्न है जिस प्रकार आपको हमारे लोधी समाज के कई अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आपकी व्यक्तिगत तैयारी में प्लस यही इन अधिकारियों में से कई लोग सामाजिक रूप से भी कई विविध प्रकार से सक्रिय हैं, विभिन्न प्रकार से योगदान दे रहे हैं। तो आप को इनके इस योगदान से, इनकी भूमिकाओं से आपको क्या प्रेरणा मिलती है और क्या आप भविष्य में आप भी इस तरीके के इस प्रकार से कुछ सहयोग करना चाहेंगे समाज में? अगर ऐसा कुछ आपके मन में है तो प्लीज़ बताएँ हमारे मंच पर। जी सर। सर, आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा और सरल कर देती हूँ कि बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ सभी से, क्योंकि मैंने आपको अपनी यात्रा का पूरा वर्णन किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूँ। जितने बच्चे शिक्षा से जुड़े हैं, उनसे अधिक मिलूँ, उनको जो भी शैक्षणिक समस्याएँ हैं, उन उनकी जो उनकी जो पहुँच तक नहीं है, उनके पास जो जानकारियाँ नहीं हैं, हम कोशिश करेंगे कि पूरी टीम के साथ मिलकर, मैं पूरा अपना सर समय निकाल कर पूरा योगदान देने का प्रयास करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को और सफल बनाने का प्रयास करूँ। और मुझे सर इस तरीके के प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा भी ऊर्जा मिल रही है, कुछ दिनों से भी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं भी समाज का एक हिस्सा हूँ और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए, शिक्षा के लिए, ख़ासकर लड़कियों के लिए, ख़ासकर मैंने देखा है कि लड़कियों को संकुचित कर दिया जाता है कि आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाया नहीं जाता है बालिकाओं को, हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो बालाघाट है, वो साक्षरता में चौथे नंबर पे है फ़िलहाल तो मतलब हमारी स्थिति साक्षरता में बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि पढ़ाने के बाद में हम लोग जो लड़कियों को जॉब का आउटपुट है वो सीमित कर देते हैं। तो हमें वो आउटपुट चाहिए अभी सर। हम चाहते हैं कि जो बालिकाएँ हैं वो अच्छा ग्रेजुएशन तो ले रही हैं, निसंकोच वो ले रही हैं। जितनी भी पढ़ाई वो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं बट उसका आउटपुट हमें बिल्कुल चाहिए। तो ख़ासकर मैं बालिकाओं से कहूँगी कि बहुत अच्छा पढ़ तो रहे हैं लेकिन पॉसिबल हो सके तो आप जॉब के लिए भी बहुत अच्छा ट्राई करें। आप अगर आपके पास समय और आपके पास संसाधन हैं, तो आप थोड़ा बड़ा सोचिए क्योंकि आप जब छोटा सोचते हैं तो आपको शून्य मिलता है और आप थोड़ा जब बड़ा सोचेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ही मिलेगा। तो आपको थोड़ा बड़ा सोचना है, तो जाके चीज़ें चीज़ें छोटी मिल पाती हैं। तो आप बड़ा से बड़ा सोचेंगे तो आपको उसका एडवांटेज भी उतना ज़्यादा मिलता जाएगा। तो मैं खासकर बालिकाओं के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि उनके पास ये चीज़ें या फिर हो सकता है वो खुद से इस चीज़ की तरफ आना नहीं चाहती हैं या फिर हो सकता है कि उनके पास संसाधन ना हो। तो जितनी भी शंकाएँ हैं बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं भी प्रयास करूँगी कि समाज के द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनका हिस्सा बनकर इस चीज़ों को हल करने में कार्य करूँ। और सर मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड ये करना चाहती हूँ, आपकी अनुमति हो तो सर? जी, जी, प्लीज़। जी, जी, जी। जी सर। सर मेरा जो गाँव है, ग्राम जाम लालबरा में
मेरा गाँव जो है, मुझे उससे बचपन से ही बहुत एक पॉज़िटिव वाइब्स मिली है। मेरा जो गाँव है, मैंने वहाँ पर देखा है कि बड़े जो हैं बहुत मोटिवेट करते हैं और सिलेक्शन जैसे आदरणीय मामा जी का 2006 में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद से सर हमारे यहाँ एक कहना चाहिए कि एक श्रृंखला श्रृंखला शुरू हो गई। हमारे ही गाँव से घर से ही हमारे छोटे चाचा जी का सिलेक्शन होना, हमारे मामा जी श्री प्रवेश लिल्हारे जी का रेलवे में सिलेक्शन होना, पुलिस विभाग में, शिक्षक विभाग में और श्री हेमंत चौहान भैया जी हैं, जो डीएसपी हैं वर्तमान में। भुवनेश्वरी दीदी जी हैं, जो कि पुलिस विभाग में हैं और गाँव में ही सर हमारे आदरणीय बड़े मामा जी द्वारा वाटर फिल्टर प्लांट रानी अवंतीबाई के नाम से है और रानी अवंतीबाई स्कूल हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे, शायद मैं इसका अनुमान लगा पा रही हूँ तो 250 से 300 करोड़ के बीच में गाँव में इस तरीके का जो योगदान है सर, वो गाँव में एक तस्वीर बिल्कुल बदलने वाला माहौल हो गया है। और गाँव का तो बहुत ज़्यादा योगदान होता है, आपके गाँव में हार्मनी कैसी है? मुझे बचपन से ही जहाँ मैं रही हूँ, मेरी दुकान जो बाजार चौक में दादी की दुकान है, मैं मेरा समय वहाँ बहुत बीता है बचपन में। तो मुझे कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाली कोई भेदभाव वाली भावना नहीं लगी सर। मैं ये बात अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ कि मेरे गाँव में जो माहौल है, जो हार्मनी है, वो बहुत अच्छी है। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो चाचा हैं, भैया हैं, दीदी हैं और भी बहुत सारी महिलाएँ हैं, जो भी बहुत सारे ग्रुप्स में सक्रिय हैं। हाँ, और श्री मती वंदना मामी जी का मैं से एक चीज़ से और प्रभावित हुई हूँ सर। जब मैं वहाँ पर रही थी तो मैंने देखा उन्होंने इस प्रकार होलिका वुमेन्स नाम का एक समूह है, जो कि तलाकशुदा, विधवा और जो भी गरीब महिलाएँ हैं, उनके लिए आर्थिक संसाधन अर्जित करने का एक मंच बन चुका है। वो जब मैंने देखा उनके जॉब के साथ में, उनकी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ में उन्होंने महिलाओं के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो इस प्रकार से मैं सारी चीज़ों से सम्मिलित रूप से बहुत प्रभावित हुई। गाँव के वातावरण से, आस-पास के वातावरण से, गाँव में सिलेक्शन की एकदम एक जो क्रांति आ गई, पुनर्जागरण हो गया। इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कुछ बच्चे दृष्टिकोण से रखते हैं अपने इन सब चीज़ों को, शायद कुछ लोग नहीं दे पाते। तो ये जो गाँव का जो एटमॉस्फेयर है, परिवार के साथ-साथ, वो आपके जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है सर। विजय जी, आपका कोई प्रश्न हो? हाँ, धन्यवाद केला जी एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया है मिस्टर ब्रिजेश लोधी राजपूत जी का कि मैडम जी आपने सर। ऑप्शनल के रूप में कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ था? सॉरी, ऑप्शनल ग्रुप में? हाँ, सर हाँ, बल्कि ये मैं इसको बता थोड़ा-सा दूँ और कि गैप ये करते हैं मैडम। सॉरी टू डिस्टर्ब। आप आपके जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे और उसका क्या प्रेरणा थी? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेने की क्या वजह रही? तो कृपया उसके बारे में भी जी, जानिए। तो मैं जी, मैडम। आपका मैं क्वेश्चन समझ गई हूँ सर। हेलो, जी, हाँ जी, जी। जी, जारी करें। सर मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ। जी। तो ब्रिज सर ने जो क्वेश्चन किया है, मैं बता दूँ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट अब चयन करने का विकल्प नहीं है। ये 2014-15 के पहले था कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर तैयारी साथ में कर सकते थे। लेकिन 14-15 के बाद से ही सभी के लिए 6 पेपर कॉमन हो गए हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर अच्छे नंबर अर्जित करने का। सभी के लिए सेम प्रोसेस होती है। 6 पेपर होते हैं सभी के लिए, जीएस के सारे 6 पेपर सबके लिए अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल सिलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है सर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। मैडम हमारे दूसरे दशा के धर्मेंद्र लोधी जो कि डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं, अभी सिलेक्शन हुआ उनका। उनका भी एक क्वेश्चन है कि आपकी आगे की योजना क्या होगी? क्या आप यूपीएससी की तैयारी करेंगी? है कि अभी तो मैं फ़िलहाल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की टॉप पोस्ट तक पहुँचूँ और फिर समय मिले तो ज़रूर मैं यूपीएससी का भी प्रयास करूँगी सर। क्योंकि ये मेरा पहला ही सपना था इंजीनियरिंग के बाद मैं यूपीएससी करूँ, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं नहीं कर पाई। लेकिन ठीक है, अब जो भी प्लान है उसको फ़ॉलो करते हैं। तो सर ज़रूर अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी का मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर सर उसकी तैयारी करूँगी।
मैडम मैं कुछ सामाजिक क्वेश्चन है जिनके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ मैं। आपको क्या कारण नज़र आता है कि लोधी समाज उस गति से तरक्की नहीं कर सका, जितना अन्य समाज? अतः इसको दूर करने के क्या उपाय नज़र आते हैं आपको? मुझे दिया भी था तो मैं हाँ, सर। हाँ, क्या कारण रहा है कि लोधी समाज उस गति से तरक्की नहीं कर सका, जितना अन्य समाज, है ना सर? तो इसको दूर करने के उपाय क्या होने चाहिए? सबसे बड़ा मुझे लगता है सर लोधी समाज की तरक्की को रोकने का जो पुरातन जो मुख्य कारण रहा है अभी तक 5 से 10 सालों तक पहले तक, वो सर शिक्षा और विश्वास का अभाव। हमारी शिक्षा तक बहुत अच्छी पहुँच नहीं हो पाई थी और हमारे पास जो एक मनोबल होना चाहिए उसकी बहुत कमी हो गई थी। और अगर ग्रामीण परिवेश की बात देखी जाए, तो नशा प्रवृत्ति, झगड़े, साथ इन सब में उलझे रहना नव युवकों का और जिसके पास संसाधन है, तो संसाधनों का हमें कैसे किस दिशा में प्रयोग करना है, ये भी एक कारण रहा था। और अगर मैं मुख्य रूप से अ, लड़कियों के विकास की बात करूँ तो मैंने ग्रामीण परिवेश में मैंने रहा है और जीवन यापन किया है, तो मैंने देखा है कि लड़कियों को ज़्यादातर ये सोच लिया जाता है कि चलो हम पढ़ा तो देंगे लेकिन सिर्फ़ शादी के लिए। हमें इसकी शादी बस अच्छे घर ज में हो जाए तो हमें इसे ग्रेजुएशन तो करा देना चाहिए। तो ये जो मानसिकताएँ थी जितनी भी प्रकार की मैंने आपको बताई सर, तो इस वज़ह से मुझे लगता है कि हमारा जो समाज था वो थोड़ा पीछे रह गया। तो इसको अब दूर करने के उपाय तो मुझे लग रहा है कि अब हम बहुत ज़्यादा अ, होने लगे हैं, सकारात्मक विचारों की तरफ आने लगे हैं, क्योंकि शिक्षा से जुड़े इतने प्रोग्राम्स होने लगे हैं। हमारे लोधी समाज के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। लोधी लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ, जागो लोधी समाज, चलो आसमान किसने रोका है भोपाल, चलो आसमान किसने रोका है इंडिया के द्वारा। और भी जितने लोग इनसे जुड़ते हैं, वो लोगों को आकर यहाँ पर अपना संघर्ष भरा जीवन बताना, कैसी परिस्थितियों से वे निकल कर आए हैं उन्हें बताना और शिक्षा से संबंधित अधिक से अधिक प्रोग्राम, इन्होंने सर हमारे समाज की दिशा को बहुत परिवर्तित कर दिया है। पिछले 5 से 7 सालों में जो विकास हम लोगों ने किया है, तो मुझे लगता है जैसे वी शेप इकोनॉमी हो रही है अभी भारत में, जिसकी अभी हम चर्चा 2 दिन पहले कर रहे थे, उसी प्रकार मुझे लगता है हमारा जो समाज है, वो इसी दिशा से सर आगे बढ़ रहा है। तो और एक मैं मुख्य जो बात है वो कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि हो सकता है कि बच्चे तैयारी कर रहे हों और समय शायद लग जाए, क्योंकि ये तैयारी ऐसी है कि आप किसी भी एक सीढ़ी पर फिसलते हैं, तो आपको सबसे प्रारंभिक चरण से शुरू करना पड़ता है। तो थोड़ा आप धैर्य रखें, बच्चों की मेहनत को देखें, हो सकता है समय लग सकता है, लेकिन उसका परिणाम ज़रूर मिलता है। तो आप लोग घबराएँ नहीं, कि तैयारी में जितना पारिवारिक चिंताएँ रहती है, उससे ज़्यादा बच्चे पे भी जो तैयारी कर रहा है, उस छात्र और छात्रा पे भी बहुत सारी तनाव रहता है। आपसे ज़्यादा उसे अपने फ्यूचर की भी बहुत चिंताएँ सताने लगती हैं। तो तो परिवार और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी बच्चा खासकर इस क्षेत्र में आना चाह रहा है लोक सेवा में, तो उसके लिए थोड़ा-सा संयम रखें, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन ज़रूर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमारा जो लोधी समाज है, वो अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम तो कराए ही जा रहे हैं मुझसे मेरे इस समाज में, इस शिक्षा प्रोग्राम में जुड़ने से पहले। तो हम और क्या कर सकते हैं? हमें खासकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाली बालिकाओं और महिलाओं के लिए, हमें उनकी लीडरशिप क्वालिटी को बाहर लाने के लिए मैंने देखा है, हमारे समाज की ही बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी सक्षम हैं। वो नेतृत्व तो कर सकती हैं, पर वो कर नहीं पा रही हैं। तो उनके लिए हमें ऐसे ही प्रोग्राम शैक्षणिक प्रोग्राम्स महिलाओं के प्रोग्राम्स कराने चाहिए। महिलाओं की जितनी जैसे मे देखिए एक 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 और प्रोग्राम है सिर्फ़ महिलाओं के लिए। ये जो प्रोग्राम शिक्षा से संबंधित चल रहे हैं, ये तो बहुत ही शानदार चल रहे हैं और पूरा हम लोगों का भी प्रयास रहेगा कि ये ऐसे ही चलते रहें। जितने बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, तो मैं भी पूरा प्रयास अभी कर रही हूँ कि वो हमें हमसे जुड़ते रहें। प्रतिभा सम्मान पुरस्कार, इन्होंने पूरे गाँव की दिशा ही बदल दी है। आदरणीय लोकेश सर के द्वारा जो विगत 10 सालों में प्रतिभा सम्मान समारोह चल रहे हैं, इससे बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ा है।
और उनका जो परसेंटेज है पढ़ाई में वो दिखा ही रहा है कि वो कितने ज़्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो ज़्यादातर मैं भी अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले तुमसर गई हुई थी, प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया था श्री ज्ञानेश्वर दमाही सर आयोजक द्वारा। तो मैंने देखा कि वहाँ की भी बालिकाएँ बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरी हुई हैं। उनका भी रिज़ल्ट और उनकी भी बातें मुझे प्रभावित किया कि हमारा समाज जो 10-15 साल पहले था, वो आज कहीं और पहुँच चुका है। तो बस हमें यही करते रहना है, हमारी पूरी टीम यही करेंगी कि जितना शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम हो सके, जितना महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित प्रोग्राम हो सके, वो हम आगे जारी रखें। मोहन सर कोई प्रश्न आपका? नहीं विजय भाई जारी रखिए, और कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ, सर एक प्रश्न और है मेरा। जी। हाँ, सामाजिक और आर्थिक विकास में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाना चाहिए? सर आप रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस कट गई थी, आप रिपीट कर दीजिए। सामाजिक और आर्थिक विकास में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए? संगठन के हुँ, द्वारा, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा? हुँ, हुँ। तो सर यहाँ पे हम 2 वर्गों को लेकर बात करते हैं, युवाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर। तो हमारे जो सामाजिक संगठन हैं, वो कैसे इनको प्रभावित कर सकते हैं, इनके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो चूँकि सर मुझे लग रहा है कि अभी जो हमारे शिक्षा प्रोग्राम जितने चल रहे हैं ऑनलाइन और चले गाँव की ओर, इसने युवाओं को तो अधिक प्रभावित किया ही है। तो ये तो हमें जारी रखना ही है और इसका जो क्षेत्र है और हम जितना टीम के साथ मैं अपना सहयोग और जितना दे पाऊँ, उसके साथ मैं सर प्रयास करूँगी कि और इस चीज़ को और व्यापक रूप दे पाएँ। और महिलाओं के लिए सर अभी मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मैंने महिलाओं को देखा है ख़ासकर अपने समाज की, तो महिलाओं में सक्षमता है, वो बहुत सक्षम हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों से ज़्यादा जोड़ने की। अभी बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जो कि नेतृत्व क्षमताएँ होने के बावजूद हिचकिचाती हैं सामने आने के लिए। तो हम ऐसा कुछ कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़ पाएँ। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की मैं ख़ासकर बात कर रही हूँ सर। तो उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। हम जितना हो पाए उनसे मिलें उनसे समय निकाल कर उनसे बातें करें। उनके हो सकता है कुछ महिलाएँ खेतों के अलावा कोई और कार्य करना चाहती हों। बहुत सारी सरकारी योजनाएँ ऐसी हैं कि उन्हें लोन के माध्यम से उन्हें छोटी-छोटी सहायताओं के माध्यम से हम उनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है हम स्व-सहायता समूह के द्वारा उनका आर्थिक सशक्तिकरण कर सकते हैं। तो सर मुझे लगता है सरकारी योजनाओं और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हो सकते हैं हमारे द्वारा कि हम उन तक उनकी जानकारी पहुँचाएँ, तो बाकी तो सक्षम वो खुद हैं ही, पर वो सुदृढ़ हो जाएँगी। तो इनकी जानकारी हमें उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचानी है। और युवाओं के लिए तो सर मैं कहना चाहूँगी कि प्रोग्राम हमारी पूरी टीम द्वारा बहुत अच्छा चल रहा है। अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा छू लो आसमान किसने रोका है भोपाल, इंडिया, इनके द्वारा बहुत अच्छा जागो लोधी समाज के द्वारा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये युवाओं और छात्रों के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो इसमें और हम सर सम्मिलित होकर प्रयास करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इनको और ज़्यादा कोई जानकारी हो इस क्षेत्र में, इस सर्विस में आने की या किसी भी चीज़ों की, मैं उनका सहयोग कर पाऊँ। और महिलाओं के लिए सर मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि महिलाओं का सशक्तिकरण पहले उनका मोटिवेशन बढ़ाना है और अगर वो कुछ आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होना चाहती है, तो उन्हें हम उनकी जानकारी पहुँचा पाएँ। मैडम आपने हर चीज़ का हर प्रश्न का बहुत ही सटीक जवाब दिया और बेबाकी से जवाब दिया और हमारे जी, जी। नौजवानों को, हमारे विद्यार्थियों को पूरी तरह से मार्गदर्शित भी किया हुआ है जी, और सर जी। इसलिए मैं जागो लोई समाज के 1.5 लाख सदस्यों की ओर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत-बहुत आभार जी, व्यक्त जी। करता हूँ कि आप जी, हमारे सर। मंच पर आई और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे विद्यार्थियों को आपने मार्गदर्शित किया। बहुत-बहुत हुँ, धन्यवाद हुँ। मैडम। सर एक आपका क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका था जो आपने मुझे दिया था कि गाँव में बसने वाले एक आम व्यक्ति के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हेलो? हाँ जी मैडम, बताइए मैडम। प्लीज़ जी सर, बताइए। तो मैं बस ये गाँव में रहने वाले एक आम व्यक्ति के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि आम व्यक्ति कभी आम नहीं होता, है ना? आम व्यक्ति का जीवन स्तर, जीवन शैली आम हो सकती है पर वो कभी आम नहीं होता। वही
हमारी जो कहना चाहिए हमारी जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जनमत के हिसाब से ही वो पूरे एक आम व्यक्ति का मत भी बहुत मायने रखता है। वो उसका वोट चाहे तो एक सत्ता को ला सकता है, एक सत्ता को परिवर्तित कर सकता है। तो एक आम व्यक्ति कभी आम नहीं हो सकता। उसका हर एक विचार मायने रखता है, सरकार पर प्रभाव डालता है, प्रशासन पे प्रभाव डालता है। तो एक आम व्यक्ति नहीं हो सकता। एक आम व्यक्ति अगर अपने परिवार में किसी बच्चों को पढ़ा रहा है तो थोड़ा धैर्य बनाए के रखे, है ना? अपने गाँव में अच्छे सामाजिक प्रोग्राम्स में जुड़े रहें, बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम्स, बालिकाओं से संबंधित प्रोग्राम्स, अपने घर की महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करना कि वो समाज के कार्यों से जुड़े रहें। हाँ, बहुत सारी योजनाएँ ऐसी हैं, जो आम जनताओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होती है, तो वो उसकी जागरूकता सूचना और संचार के माध्यम से, प्रशासन से, पंचायतों के माध्यम से, ग्राम सभाओं के माध्यम से जुड़े। मेरे कहने का तात्पर्य सर कि आम व्यक्ति कभी आम नहीं होता। हाँ, उसके जीवन शैली आम हो सकती है, उसके कपड़े आम हो सकते हैं, लेकिन वो कभी आम नहीं होता। तो मैं सर यही कहना चाहूँगी कि जागो लोधी समाज के जो हमारे अ, इस प्रोग्राम के जागो लोधी समाज की जो मुलाकात एवं संवाद के संचालक जी हैं श्री मनमोहन नरवरिया जी को मैं सर धन्यवाद देती हूँ। ग्रुप एडमिन श्री विजय लोधी सर आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। प्रोग्राम कंट्रोलर कैलाश नरवरिया सर का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सुलो आसमान किसने रोका है भोपाल मध्य प्रदेश एवं इंडिया का भी मैं बहुत-बहुत सम्मान करती हूँ सर, बहुत धन्यवाद देती हूँ। अखिल भारतीय लोधी लोधा अधिकारी कर्मचारी संघ आलोक का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ सर। और सभी वो व्यक्ति जिन्होंने मेरी तैयारी के दौरान मुझे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सपोर्ट किया है, सभी ग्रामवासी, सभी का सर मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। जी सर। विजय जी, आज के कार्यक्रम हाँ। की सूचना मैं चाहूँगा कि हाँ, आप उस कार्यक्रम की सूचना भी दें। हाँ, कैलाश जी आप दीजिए उस कार्यक्रम की सूचना। जी, मैं चाहूँगा आप दें। दोस्तों आज भोपाल में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। लोधी कला मंच के माध्यम से हमारे समाज के जो कवि हैं, वो सभी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। इसका निर्देशन हमारे साथी वरिष्ठ साथी अतुल जी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब 4 बजे से कार्यक्रम चालू होगा गांधी भवन भोपाल में। हम चाहते हैं सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएँ। जी, और 7 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है, कृपया उसके बारे में भी जानकारी दें। हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, भोपाल में कार्यक्रम 25 दिसंबर को होता था, परिचय सम्मेलन। क्योंकि माने भारत देश का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण, कोविड के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार हम इस कार्यक्रम को हम 7 फरवरी को हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम दिन को 12 बजे से 2 बजे तक होगा। इसमें समाज के सभी वरिष्ठ जन उपस्थित होंगे। उनके आपको इस बच्ची भी होंगी जो अपने बायोडाटा वगैरह बताएँगी तथा हमारे समाज के जो वरिष्ठ लोग होंगे वो अपना एक संदेश भी देंगे। हम चाहते हैं कि 7 फरवरी को इस कार्यक्रम में आप जुड़ें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएँ। जी सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमें समय देने के लिए। सर कैलाश सर आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे तकनीकी रूप से मार्गदर्शित करने के लिए। जी, आशा है कि हमारे समाज को अब एक और अधिकारी मिला है, तो उसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में आप रहेंगी और हमारे समाज को एक एसेट के रूप में मैं ये जी। अपेक्षा करता हूँ कि आप एक हमारे समाज के लिए एक एसेट बनेंगी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। बहुत-बहुत